स्वागत है आपका। आज ऐसे 200 रिवाइज करने वाले हैं और 20-25 मिनट में पूरा ऐसे खा जाएंगे। और भाई साहब, इस ऐसे में से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक्स दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं सर 700 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और आपको और कौन सा ऐसे सर इसी तरह से अमेजिंग बुलेट रिवीजन में कवर करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, जिस ऐसे के नंबर के कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे, तुम्हारा भाई वो ऐसे तुम्हें ऐसे ही बुलेट रिवीजन के थ्रू और ऐसे ही खतरनाक मकड़ी के जाले चार्ट्स के थ्रू रिवाइज करा देगा। आ जाओ, हाँ, रिवाइज करा देगा। राइट, तो चलिए साहब, अब जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, यहां पे सर मैं एक ऐसा मकड़ी का जाला चार्ट यूज कर रहा हूं ना कि भाई वो चार्ट आप लोग प्रिंट आउट तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप उसकी पीडीएफ कॉपी चाहते हैं तो आपको उसकी पीडीएफ कॉपी मिल सकती है Edu91 पे। Edu91 में कहाँ जाएंगे आप? Edu91 में हमने एक पावर पैक कोर्स बना रखा है, उसमें अपने आपको एनरोल करा लीजिए। अगर करा रखा है तो आपको नोटिफिकेशन अभी तक आ गई होगी। जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, डाउनलोड कीजिए और साथ साथ रिवीजन कीजिए। और प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा, इतना प्यार दीजिएगा कि मैं इमोशनल हो जाऊं और मैं जल्दी से दूसरी वीडियो बना डालूं तुम लोगों के लिए। राइट, चलिए साहब, जल्दी से शुरू करते हैं। ऐसे 200 उया कासा 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 कासा। और एक बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को कि भाई Edu91 पे चल रही है सेल नवंबर 2020 और मई 2021 के एग्जाम्स के लिए। तो जाइए, देखिए। और वैसे Edu91 पे हमेशा ही प्राइसेस बहुत कम रहते हैं, बट अब स्पेशली कुछ ज्यादा कम है, तो प्लीज डोंट मिस इट। चलिए, अब शुरू कीजिए, पक्का। बाय बाय। हाय गाइस, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एसए 200 की रिवीजन। सबसे पहले एसए 200 का नाम देखते हैं, उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। कई बार मैंने सर आपको जो है नाम याद कराया है, काफी इंपॉर्टेंट सर इसका नाम है, याद रखिएगा। और काफी जगह पर सर आपको कोट करना पड़ सकता है। एग्जाम इंपॉर्टेंस बताऊं तो बेटा, इस एसए से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पेपर आता ही आता है, तो प्लीज इसको मिस मत करके जाइएगा किसी भी हाल में। एक बार इसी बात पर नाम दोबारा बोल दीजिए, उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। चलिए अब सर बात करते हैं इसमें सबसे टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एज सच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन तो कहीं नहीं दी गई है, बट फिर भी मैं आपको जो है अपने हिसाब से इसका मीनिंग समझा देता हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा साहब, देखो, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो गाइडलाइंस, वो रूल्स, वो रेगुलेशन है जो हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, रिकग्निशन के लिए, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए ऑफ द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजरमेंट, रिकग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको लेकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कम ऑन, क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। राइट, तो आपके जैसे यूएस गैप हैं या फिर आईएफआरएस हैं, या फिर कहने के लिए सर आपके जो इंड एएस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सर, वो भी हमारे लिए क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। राइट, अच्छा, अब जरा मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे ऑल हमने लास्ट में जब एक्चुअली में क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे 700 सीरीज के साथ कवर किया था। हमारे पास जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकते हैं या फिर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकते हैं। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वो होते हैं विच इज डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द स्पेसिफिक यूजर। ऐसे 800 सीरीज में आता है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इसको छोड़ के जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, यानी जो पब्लिक एट लार्ज के लिए यूज हो रहा है, उसे बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से काम नहीं चलेगा मित्रों, आपको साथ में समझना पड़ेगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकते हैं कंट्री में, उसमें से मैनेजमेंट जिसे अडॉप्ट कर ले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और साथ साथ में जो एक्सेप्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर वो सेटिस्फाई करता हो रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। यानी कि अगर कंपनीज एक्ट ने बोला साहब इंड एएस फॉलो करो, एएस फॉलो करो, तो वो इंड एएस जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किए सर, अब वो बन गए हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा जी, अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जब पढ़ी रहे हैं तो यहां पे हम इसके दो पार्ट समझ लेते हैं। एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक है सर आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलता है कि साहब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी जो भी आपका फ्रेमवर्क है, आपने उससे कंप्लाई करना है। 1 2 साथ साथ में वो एक्नॉलेज करता है एक बात को, किस बात को? कि मैनेजमेंट चाहे तो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर कर सकती है, और मैनेजमेंट चाहे तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से डिपार्ट भी कर सकती है। राइट, याद रखिएगा, डिपार्ट भी कर सकती है, बट उसे प्रूव करना पड़ेगा कि इससे फेयर प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, और वो ये काम जो है बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में करती है। आप अगर इसे ऑडिट में रिलेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 जब देखते हैं, या जब आपने मोटा भाई की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो वहां पे एक वर्ड यूजर ट्रू एंड फेयर, कम ऑन, ट्रू एंड फेयर। हम ये नहीं बोल रहे कि आपने रूल पूरे फॉलो किए, वही लिखो, नहीं, आपने सर ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। राइट, अच्छा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी यही बोलता है कि सर आप रेगुलेशन से कंप्लाई करो, आप स्टैंडर्ड से कंप्लाई करो, लेकिन वो किसी तरह की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। जबकि आपका जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वो बोलता है कि प्रेजेंटेशन फेयर होनी चाहिए, उसके लिए चाहे थोड़ा बहुत डिपार्चर भी करना पड़ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव कि डिपार्चर की वजह से प्रेजेंटेशन जो है फेयर हुई है।
अच्छा जी, तो ये था सर हमारे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। एक बार रीड करते हैं। कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क एंड एक्नॉलेज मैनेजमेंट मे गिव डिस्क्लोजर बियॉन्ड नेसेसरी, राइट, डिस्क्लोजर बियॉन्ड नेसेसरी, एंड मैनेजमेंट मे डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच डिपार्चर आर एक्सपेक्टेड टू बी नेसेसरी एंड ओनली इन रेयर सर्कमस्टांसेस। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क क्या बोलता है? कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड एक्नॉलेजमेंट ना भवन ना। अच्छा जी, देन गाइस आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सर बहुत बोरिंग चीजें हैं। बेटा ये बेस है ऑडिटिंग का, ऐसे 200 रिवाइज करोगे तो शुरू में आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो ये आपको बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाता था और बताया भी नहीं जाता था कि ऐसे 200 कवर हो रहा है। बट आज मैं स्पेसिफिकली ऐसे 200 का एक वीडियो बना रहा हूं ताकि जब भी किसी को ऐसे 200 कवर करना हो वो ये वीडियो देखे और कवर कर ले। आइए, अच्छा जी, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने एक एंटिटी के उसके अकाउंटिंग सिस्टम से निकाली और उसे किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डाल दिया तो वो बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑब्वियसली क्या इंक्लूड होते हैं? नोट्स। तो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, क्या इंक्लूड करते हैं? नोट्स। क्या कम्युनिकेट करती है सर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन, बेसिकली एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो कम्युनिकेट की जाती है। अब वो सर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉइंट इन टाइम में भी हो सकती है या फिर चेंजेस दे रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकती है। बेसिकली P&L जो है वो चेंजेस दे रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता है और बैलेंस शीट जो है वो पॉइंट इन टाइम बताती है इन अकॉर्डेंस विद दी ऑब्वियसली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की जा रही है एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, उसके अकाउंटिंग सिस्टम से डेटा निकाल के, जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की जा रही है एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए उसके फाइनेंशियल उसके अकाउंटिंग सिस्टम से डेटा निकाल के, और वो किसके बारे में है? वो एंटिटी के इकोनॉमिक इवेंट्स और इकोनॉमिक कंडीशंस बताती हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स जो पास्ट में हुए और साथ साथ में इकोनॉमिक कंडीशन और सर्कमस्टांसेस जो किसी पॉइंट इन टाइम में है या फिर पास्ट में है, राइट। ओके, तो इकोनॉमिक इवेंट्स और इकोनॉमिक कंडीशंस जो आपको इंफॉर्मेशन बताए, किसी भी एंटिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक कंडीशन बताए तो वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। और याद रखिएगा, इसी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल देते हैं तो बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जिसमें सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो है कि भाई साहब ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? उइया उइया कासा उइया उइया क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, देन रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, फिर उसके बाद वो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, देन रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कम्युनिकेट करेगा इन अकॉर्डेंस विद एसेज। अगर आपको ये फ्लो याद हो गया तो आप पढ़ने लायक हैं। आइए जरा देखते हैं। obtain reasonable assurance, मेरे साथ obtain reasonable assurance that whether financial statement are free from middle misstatement whether due to fraud or error। तो पहले reasonable assurance obtain करेगा कि financial statement free from middle misstatement है या नहीं। देन उसके बाद वो अपना opinion express करेगा किस बात पे? reasonable assurance मिल गई financial statement free from middle misstatement, now express an opinion that whether financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework in all material respect, are prepared as per applicable financial reporting framework in all material respect, and then उसके बाद वो करेगा रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेगा एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं ऑडिट पहले तो 700 वाली सीरीज यहां से आपकी शुरू हो जाएगी। ओके ओके, लीजिए अब यहां पे एक वर्ड आया था साहब रीजनेबल एश्योरेंस। नो व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? हम लोग यहां पे पढ़ सकते हैं रीजनेबल इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, राइट। हाउ वी ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस? बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। Why we obtain reasonable assurance? To reduce the audit risk, right? So reasonable assurance is obtained through sufficient and appropriate audit evidence to reduce the audit risk. Then why only reasonable assurance? Because of inherent limitations of auditing. We cannot obtain absolute assurance because there are inherent limitations of auditing, and because of that inherent limitations of auditing, the nature of evidence is persuasive rather than conclusive, and because of the persuasive nature of the evidence we are not able to obtain absolute assurance, मित्रों। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ गई। देन एक छोटे से टॉपिक पे चलते हैं, वो है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है सर? जब आप अपनी ट्रेनिंग नॉलेज, मेरे साथ, जब अपनी ट्रेनिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करते हैं फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन इन रिलेशन टू द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। आपके सामने एक घटना आई है और आप देखना चाहते हैं इस घटना के साथ अब मैं क्या करूं और इस घटना के साथ मैं क्या करूं, ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आप अपनी ट्रेनिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस का जब यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। So when you apply your training, knowledge and experience for making informed decision, for determining the course of action in particular circumstance, it means you are using your professional judgment। और audit में सर इसका बहुत बार यूज होता है, जैसे कि for determination of level of materiality, for determination of nature, extent and timing of the audit procedure to be applied in a particular client,
in the particular client's case. Right now let us define the management. Who is management? ऐसे लोग सर जिनके पास है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन। और एक एंटिटी की मैनेजमेंट में, एंटिटी के मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम हो सकता है क्या? आंसर इज यस, होता है, बहुत एंटिटीज में सेम होता है। राइट, सो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन, तो वो बन गए सर हमारे कौन? मैनेजमेंट वाले लोग। देन टीसीडब्ल्यूजी कौन है सर? टीसीडब्ल्यूजी बेसिकली इनके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अगर आपको क्लास याद आ रही हो, ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू दी अकाउंटेबिलिटी। कम ऑन, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू दी अकाउंटेबिलिटी। ये हो गए हमारे लिए टीसीडब्ल्यूजी। अच्छा, अब इन्हीं के बाद चलते हैं सर और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ के आते हैं अपना, और वो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ध्यान से पढ़िएगा जरा, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से नजर आए। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सबसे पहले तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, और मैं बता दूं कि एग्जाम के लिए सर सुपरा इंपॉर्टेंट है, सुपरा। ओके राइट, चलिए जी, तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले सर एटीट्यूड ऑफ, मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया ताकि आप लोग भी सर पढ़ते समय जो है मेरे साथ इन्वॉल्व हों। एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, याद रखिएगा, दिस इज द कीवर्ड सर, ये आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स या इन्वॉल्व्स एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड किस किस चीज के लिए? क्लास में पढ़ाया गया था, जो मिला, जो दिखा, जो कहा। दो मैंने चेंज कर दिए हैं, ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाए थे, बट मैंने सर एज पर दी लेटेस्ट नोट्स जो मैं बनाता रहता हूं उसके हिसाब से मैंने रिवीजन वीडियो में डाल दिए हैं। तो जो मिला, जो दिखा, जो कहा तो सही है, जो हुआ, जो होगा, जो हुआ जो होगा, जो मिला कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, जो दिखा रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कहा रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी, जो हुआ ऐसी कंडीशन जिनसे फ्रॉड के चांसेस लग रहे हैं, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस जो सजेस्ट कर रही है कि साहब आपको जो है ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय दी एसएस। यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे सर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशंस को लेकर भी हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड जो है वो रखना चाहिए। ऐसी कंडीशन जो सर फ्रॉड की तरफ इशारा कर रही है, ऐसी कंडीशंस के लिए भी हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए। राइट, सो क्वेश्चनिंग माइंड, जो मिला, जो दिखा, जो कहा, जो हुआ, जो होगा। ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद सेकंड आता है जी बीइंग अलर्ट। आई होप आपको याद है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में एक चीज और आती है, बीइंग अलर्ट। अलर्ट किस चीज के लिए? टू द कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। देन उसके बाद क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। जो ऑडिट एविडेंस आपने इकट्ठा किया, हम लोग सर आंखों देखी और कानों सुनी बात पे विश्वास नहीं रखेंगे, हम उसका भी असेसमेंट करेंगे। हम ये देखेंगे सर जो हमारे पास ऑडिट एविडेंस है वो सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं। अब व्हाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? तो सर मेरे पास जो है 4-5 कारण निकल के आते हैं। नंबर 1, कहीं हम अनयूजुअल सर्कमस्टांस को ओवरलुक ना कर दें, कंक्लूजन बनाते समय ओवर जनरलाइज ना कर दें, और नेचर, एक्सटेंट एंड टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते समय हम लोग गलत असम्पशंस ना ले लें, हम लोग सर कोई इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस यूज ना कर लें। ओके, अगर सर मैं अजम्पशन ले लूं कि भाई आईसी तो बहुत ही स्ट्रांग है, तो भाई इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर पे आने वाला है, या आईसी तो बहुत ही वीक है, इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आने वाला है, और भाई साहब उस इंपैक्ट से मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है। राइट, और साथ साथ में हमें 2 चीजें और कंसिडर करनी चाहिए कि वाई वी शुड यूज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हो सकता है मैनेजमेंट यानी रक्षा की भक्षक बन जाए, पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, या फिर साहब ऑडिट प्रोसीजर जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर भैया एरर तो फिर भी ढूंढ लेंगे लेकिन फ्रॉड के लिए नहीं बने, एंड देयरफॉर वी शुड एक्सरसाइज व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और साथ में एक वन लाइनर मैंने और ऐड किया है जो आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, बहुत ही कमाल का वन लाइनर है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपसे बोलेंगे साहब बात बताओ, मैनेजमेंट जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, इनकी इंटीग्रिटी पे आज तक कोई सवाल नहीं उठा पाया है, पूरे कॉर्पोरेट जगत में सर इस मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की कस्में खाई जाती है, आप ऑडिटर हो, आप बताओ इस केस में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे? आंसर इज करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राइट, सो मैनेजमेंट का ऑनेस्ट होना, टीसीडब्ल्यूजी की इंटीग्रिटी की कस्में खाए जाना, सर ये कभी भी ऑडिटर को रिलीव नहीं करता फ्रॉम एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये बात आप लोग याद रखेंगे। हाँ सर याद रखेंगे, एक बार रीड कर सकते हैं। मैनेजमेंट इन टीसीडब्ल्यूजी आर ऑनेस्ट एंड हैव इंटीग्रिटी डज नॉट रिलीव द ऑडिटर ऑफ द नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। चलिए अब चलते सर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो कौन सा टॉपिक है बेटा? आई ला। मेरे साथ बोलो कौन सा जल्दी से? आई ला। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा किसी भी हाल में। और ये एक तरीके से एग्जामिनर का फेवरेट भी है। आइला का सर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है कितनी? कुल मिला के 4 हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड चौथा अदर मैटर्स एंड असर्शंस। अब सुनिए, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात की जाती है। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती क्या है? जो ऑडिट से जुदा ना की जा सके, जो ऑडिट के साथ फ्री आती हैं, जो जन्मजात होती हैं, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे आपके अंदर भी कुछ इनहेरेंट हैबिट्स होंगी। राइट, तो साहब मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या? सब मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व रहती है। कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके
अंदर सर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी है। अब आप ये समझिए, जिस चीज को बनाने में ही सर्टेनिटी नहीं है उस चीज को चेक कैसे करेंगे? जिस चीज के अगेंस्ट कोई बेंचमार्क ही प्रॉपर नहीं है उस चीज का सर आप लोग चेकिंग कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे आ जाती है सर हमारे पास पहली इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज नेचर ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जो बातें मैंने आपको भी पढ़ाई वो सारी बातें यहां पे लिखी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट होती है, सब्जेक्टिव डिसीजन, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इनहेरेंट लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकंड सर हम लोग अगर बात करते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो हमारे ऊपर सर ऑडिटर के ऊपर जो है प्रैक्टिकल और लीगल इंप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, भाई मैनेजमेंट आपको पक्का थोड़ा ना पता है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। सर आपने तो बताया था कि सर कुछ प्रीमाइसेस होते हैं, यहाँ पे सर मैनेजमेंट को देनी पड़ती है ऑल इन्फो, एडिशनल इन्फो, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। सर कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, कहने के लिए तो आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, कहने के लिए तो वो आपको कह के गई थी कि भाई जीऊंगी मरूंगी साथ तुम्हारे, लेकिन फाइनल की कोचिंग किसी और के साथ ले रही है ना। एनीवेज द पॉइंट इज गाइज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देखो, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, राइट। और साथ साथ में भाई ऑडिटर फ्रॉड तो चेक करने के लिए बनाए नहीं है, क्योंकि फ्रॉड क्या होते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम, दे आर डिजाइन टू कंसील, दे आर डिजाइन टू डिसीव, राइट। ऑडिटर से ना ही एक्सपेक्ट किया जाता है, ना ही ऑडिटर ट्रेन होता है कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन चेक कर पाए। आप एक पेपर देख के नहीं बता सकते भाई ओरिजिनल फोटोकॉपी हाथ से बनाया हुआ है, सेलो टेप लगा के हटाया हुआ है, शीशे पर रख के साइन करे हुए हैं, राइट। तो आप ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के एक्सपर्ट नहीं है। एंड फाइनली ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं है कि भाई सब घर में घुस जाएंगे, निकालो किताब, निकालो दया दरवाजा तोड़ दो, यू कैन नॉट डू इट। देन फाइनली आते हैं सर टाइमलीनेस वाले पॉइंट पे। देखिए, इंफॉर्मेशन की वैल्यू और रेलेवेंस जो है वो टाइम के साथ गिर जाती है। अगर टाइम पे इंफॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि सर उसमें बहुत समय लग रहा था उसको चेक करने में, तो मैं बोलूंगा इस इंफॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड वी नीड टू स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट ऑल्सो। तो आप ऑडिटर को बोल रहे हो सारा कुछ चेक करो, ऑडिटर कहेगा ठीक है जी रायता फैला देता हूं, 20 लोग लगेंगे, कॉस्ट बियर कर लेना। कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़, ऑडिट की फीस भाई साहब 1 करोड़ 10 लाख। नहीं साहब नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहां पे बोला गया कि सर देखो रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर कॉस्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि सर आप इन्फॉर्मेशन में इतना डिटेल में चले गए, आप सर एक एक जर्नल एंट्री को जो है डिटेल में चेक कर रहे हो और पूछा अरे इसका वाउचर नंबर क्यों नहीं डाला, इसका वाउचर नंबर कौन है, लेके आओ गुप्ता जी को यहाँ पे। ऐसे नहीं चलेगा साहब काम। तो भाई रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट में बैलेंस स्ट्राइक करना है। एक्सपेक्टेशन जो है यूजर की आज की डेट में क्या है कि सर ऑडिटर ओपिनियन दे, लेकिन रीजनेबल टाइम और रीजनेबल कॉस्ट पे दे। अच्छा जी, देन फाइनली हम आते हैं सर अदर मैटर्स पे। देखिए, कुछ असर्शन और मैटर्स ऐसे होते हैं जिनका इंपैक्ट ऑन दी ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मेटल मिसस्टेटमेंट पे ज्यादा आ जाता है, यानी नेगेटिव आ जाता है, राइट। सो भाई साहब कुछ सर्टेन असर्शन और मैटर ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन एबिलिटी टू डिटेक्ट मेटेरियल मिसस्टेटमेंट आर सिग्निफिकेंट, जिनकी वजह से सर हमें मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में ज्यादा परेशानी होती है, राइट। जैसे कि यहां पे 4 चीजें आपको बता रखी हैं: फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन एंड फ्यूचर इवेंट्स। हर किसी के ऊपर एक ऐसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 240, 550, 250 और 570। हर किसी के ऊपर सर एक ऐसे बना हुआ है। ये इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, और ये ऐसे मैटर्स हैं जो सर आपकी लिमिटेशन पे इंपैक्ट डालते हैं। कैसा कि सर लिमिटेशन, इनके केस में लिमिटेशन हमारी बढ़ जाती है, इनके केस में हमारी एबिलिटी टू डिटेक्ट मेटेरियल मिसस्टेटमेंट आर सिग्निफिकेंट, राइट, मतलब सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो जाती है। अच्छा जी, देन इसके बाद मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, बिकॉज ऑफ दिस आइला इफेक्ट क्या आता है कि सर सम मेटल मिसस्टेटमेंट मे एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन इफ ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद एसएस। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू कैन नॉट यूज दिस एज अ शील्ड, यू कैन नॉट यूज दिस एज अ शील्ड टू जस्टिफाई द गैदरिंग ऑफ लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। यू कैन नॉट से सर आइला तो है सर, मैंने सर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लिया, सर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ओके, कैन नॉट बी यूज्ड एज जस्टिफिकेशन। देन गाइज आते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट। ये भी सर ऐसे 200 के अंदर कवर होता है। ऐसे 200 में सर एथिकल रिक्वायरमेंट बताई गई हैं और आपको बहुत अच्छी तरह आती हैं। याद कीजिए सर, एक सीए वाला लड़का एक सीए वाली लड़की को कैसे प्रपोज करेगा। वो बोलेगा सुनो जी सुनो, मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं, तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा, तुम मुझे जो भी बातें बताओगी, जो भी मैसेज भेजोगी वो कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, और साथ साथ में याद रखना मेरा बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा। सो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अब यहां पे कुछ बातें कॉन्फिडेंशियलिटी के सर आप लोगों को जो है एक्सेप्शन पता होनी चाहिए। रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय क्लाइंट, मेरे साथ साथ रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय क्लाइंट। अच्छा, अगर आप सीए फाइल में तो याद रखिएगा कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हैं, एक सीए इन प्रैक्टिस अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करता है, ये सिर्फ सीए फाइल वालों के लिए, सुन लो नहीं तो वीडियो में पूछेगा सर ये कहां पे पढ़ाया था आपने इंटरमीडिएट वालों को। भाई सीए फाइल वालों के लिए पहले बता रहा हूं, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1, शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 2, यहां पे आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मान लिया जाएगा। ये है सीए इन प्रैक्टिस के लिए, ये है एम्प्लॉय के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी की 2 एक्सेप्शन होती है, ये भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ऑडिटर हैज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो नो, इट्स फॉल्स, ऑडिटर हैज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस, नंबर 1 रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड नंबर 2 परमिटेड बाय क्लाइंट। अच्छा जी,
देन इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब तो सर बस बेसिकली ऐसे 200 तो खत्म हो चुका है, एक बार आपको स्ट्रक्चर समझाना है। देखो भाई, आईसीआई चाहता है कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं काम करें वो सर एक तो यूनिफॉर्म हो, उस काम के अंदर से क्वालिटी झलकनी चाहिए। तो आईसीआई ने कुल मिलाकर सर हमारे लिए जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए, उनका कलेक्टिव नाम जो है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड रखा गया है। हमें सर बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने हैं और एसक्यूसी पढ़ना है, एसक्यूसी नंबर 1, राइट। अच्छा, और भी बहुत सारे एंगेजमेंट्स हो सकते हैं, जैसे रिव्यू एंगेजमेंट और किसी तरह का एश्योरेंस एंगेजमेंट या रिलेटेड सर्विसेज। इनके लिए भी आईसी ने जो है स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, लेकिन सर ये हमारे काम के नहीं है, इनको आप छोड़ दीजिए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एसक्यूसी में पढ़ना है, एसक्यूसी 1 होता है सर, वो में पढ़ना है। और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को इस तरीके से जो है बनाया गया है। आप जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग देखेंगे गाइस, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में। हर एस्से में पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा, फिर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, फिर डेफिनेशन, फिर रिक्वायरमेंट, फिर एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल एंड फाइन अपेंडिक्स। मैं आपको सच बताऊं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है। अभी हम पढ़ेंगे भी कासा वाला पार्ट जो रह गया है, हम कासा वाले पार्ट को कवर करेंगे भी। देन उसके बाद सर आती है डेफिनेशंस एंड देन फाइनली सर आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो इस एप्लीकेशन एक्सप्लेनेटरी मटेरियल से बनते हैं, बट डोंट वरी एट ऑल, हम टीचर्स लोग सर आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में कवर कराते रहते हैं। अच्छा जी, देन इसके बाद सर बात करते हैं कि सर एसेस कैसे बने हुए हैं। तो एसे के सर आप देखेंगे 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से बने हुए हैं। आप 2 वाली सीरीज में, अब 2 जो है इसका जो नंबर है इसको हम बोलते हैं 200 सीरीज, 300 एंड 400 सीरीज, 500 सीरीज, 600 सीरीज, 700 सीरीज, 800 सीरीज, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 260 के बाद 265। आप देखिए 260 के बाद 265, यानी कि जब भी आपके पास ये वाला डिजिट चेंज हो रहा है, यानी अब सर ये ऐसे जो है इससे बहुत घातक तरीके से रिलेटेड होगा। मैं आपको बता भी देता हूं, 260 डील करता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, 265 जो है वो डील करता है कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। यानी कहीं ना कहीं वो 260 का ही एक्सटेंशन दिख रहा है सर आपको साफ साफ, राइट। तो इस तरीके से आपने जो है इसको भी समझ के चलना है, ऑल्दो एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। आप अगर 500 सीरीज में जाएंगे तो 500, 501, 500 इज ऑडिट एविडेंस, 501 इज ऑडिट एविडेंस, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आइटम के लिए, जैसे कि इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन या सेगमेंट रिपोर्टिंग। फिर 505 इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यानी तीनों एक दूसरे से बहुत घातक तरीके से रिलेटेड है। आइए साहब, देन इसके बाद 8 जो ए वाली सीरीज है हमारे एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में क्या है क्या नहीं है वो सर हम लोग पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। अब चलते सर ऐसे 200 के आखिरी पार्ट पे, और वो आखिरी पार्ट पता है क्या, कासा। कासा तो ऐसे 200 का पूरा नाम अगर आप पढ़ते हैं तो वो क्या था, उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, एसेज, एसेज। अब सर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे क्या है, देखिए एसे 200 बोलता है साहब आपको जो है जितने भी रेलेवेंट एसेज हैं सबसे कंप्लाई करना है। अभी रेलेवेंट एसेज कौन से होते हैं, देखिए 600, 610, 620, 610 जो है डील करता है इंटरनल ऑडिटर से। अब अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है नहीं तो भाई मैं 610 से कंप्लाई करूंगा क्या, नो, बिकॉज वो मेरे रेलेवेंट नहीं है। तो हमने हर रेलेवेंट एसे से कंप्लाई करना है। हर रेलेवेंट एसे से कंप्लाई करने के लिए हमें एसे की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। एसे की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन होगी, एसे का कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप ऐसे के टेक्स्ट की, रिक्वायरमेंट की, ऑब्जेक्टिव की, डेफिनेशन की, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल की, अपेंडिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, तब तक सर हम लोग मानेंगे कि आपने एसेज को अंडरस्टैंड नहीं किया है। सो नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, सबसे पहले आपको सारे रेलेवेंट एसेज से कंप्लाई करना है। फिर आपको सर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। वो कैसे करेंगे, आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे, साथ में एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी जो है वो पढ़ेंगे, जिससे आपको ऐसे का ऑब्जेक्टिव समझ आएगा और सर रिक्वायरमेंट्स भी आपको समझ आएंगे और रिक्वायरमेंट्स आप अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। हर रेलेवेंट एसे का आपको सर ऑब्जेक्टिव जो है वो ध्यान में रखना है व्हाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ an independent auditor, the auditor needs to take care of the objectives of the relevant essays so that he can plan and perform the audit in accordance with the essays. अच्छा जी, then finally अगर आप किसी एसे का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, आप किसी एसे का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले रीजनेबल एश्योरेंस लेगा, फिर ओपिनियन देगा, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। अगर सर आप किसी एसे के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए और उसके चक्कर में सर आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हो पा रहा है, तो भाई साहब आपने अब तो रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है या फिर विड्रॉ कर लेना है। अच्छा जी, देन हमने सर हर एसे की रिलेवेंट रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। सारी रिक्वायरमेंट, हर रेलेवेंट एसे की रिक्वायरमेंट, मैं बोलूंगा हर रिक्वायरमेंट रेलेवेंट है अनलेस नंबर 1 या तो ऐसे ही रिलेवेंट है। ऐसे रिलेवेंट कैसे होगा, अभी मैंने 610 का एग्जांपल दिया था, या फिर रिक्वायरमेंट कंडीशनल और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल ऐसे 570 में बताया गया कि अगर आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी मिल जाती है विच इज कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो आपको ये ऑडिट प्रोसेस लगाने हैं। मैं कहता हूं साहब मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली नहीं, यानी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली नहीं, तो सर मुझे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो कंडीशन थी और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिपार्ट कर सकता है फ्रॉम द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट इन एसे? यस, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन से उसे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो जरूर लगाने पड़ेंगे। एग्जांपल ऐसे 505 में आपको बोला गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन लो नहीं ले पा रहे हो तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाओ। ये हमने 505 में बहुत तरह समझा भी था। अच्छा, अगर सर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है और आप ऐसे की रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से डिपार्ट कर रहे हैं, कर लीजिए, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा लीजिए, लेकिन यूजर की अटेंशन उस पर जरूर लेके आइए, अदरवाइज नहीं तो सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 9 लग जाएगा और आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि आप डिपार्चर पे यूजर
यूजर के अटेंशन जो है वो नहीं लेके आए थे। अच्छा जी, देन उसके बाद ऑडिटर सर तब तक रिप्रेजेंट नहीं करेगा कंप्लायंस विद एसएस, यानी तब तक नहीं बोलेगा कि मैंने ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए किया है जब तक ऑडिटर ने सर सारी रिक्वायरमेंट एसए 200 की और बाकी जितने भी रिलेवेंट एसए उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करी हो। यानी आप कंप्लायंस तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब आप इस एसए से और बाकी सब एसए से कंप्लाई कर लेंगे। इसके नीचे मैंने इसका शॉर्टकट चार्ट दिया, उसको इग्नोर कर सकते हैं, मैंने आपको काफी डिटेल में जो यहाँ पे पढ़ा दिया है। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये भी नया टॉपिक है। बिल्कुल सर, मैं जब भी कोई चीज करता हूं मैं उसको हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता हूं। एक बार आप इसको अगर रिवीजन वीडियो से पढ़ लेंगे तो बहुत है आपके लिए। ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे मैंने आपको पहले बता दिया। एडू 91 पे सर आप लोग हमारा पावर पैक कोर्स जो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सर आपको इसके जो है नोट्स मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा पीडीएफ चार्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली सर प्रिंट आउट नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये आपको मिल जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छी लगी। ऐसी और बहुत सारे और रिवीजन वीडियोस आने वाली हैं, डोंट वेरी एट ऑल। आपको कौन से ऐसे की रिवीजन वीडियो देखनी मुझे नीचे कमेंट में करके बता दीजिएगा और मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके लिए रिवीजन वीडियो बना दूंगा। चलिए सर, अब जरा अपना थोड़ा सा प्यार दे दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और बस यार समझ लेंगे आ गई फीस भाई तुमसे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि मित्रों सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, मम्मी पापा के साथ बैठें, उनको गले लगाएं, उनके पैर छुएं, उनसे बैठ के थोड़ी बहुत बातें करें। ओके, बाय 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 बाय।